हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमने ऑलरेडी क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उसके पार्ट सी की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज थी वो हमने डिस्कस नहीं करी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके पार्ट सी की जो क्वेश्चन आंसर है या इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। इन टोटल देर आर 23 क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स। सो आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 13 क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी के जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनको डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, बात करेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। कहते हैं गिव द थ्री काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फॉर्मूला H2O। तो देखिए, ये तीन इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आप आराम से इसके आंसर्स दे सकते हैं। हमने इसके बारे में स्टडी भी किया हुआ है कि अगर मैं H2O के बारे में बात करता हूँ तो इसके बारे में पता लगता है कि पहली बात तो इसमें हमारे पास दो वॉल्यूम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और एक वॉल्यूम हमारे पास ऑक्सीजन का है। अगर मैं बाय वेट चेक करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाय वेट अगर मैं इसकी रेशियो को फाइंड करूं तो वो आंसर 1:8 मेरे को मिलता है। अगर मैं इस H2O का मोलिकुलर वेट को कैलकुलेट करूं तो हाइड्रोजन का 1 है तो 1 × 2 कर दूंगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो 18 ग्राम हमें मिल जाता है। तो ये तीन तरह की जो इंफॉर्मेशन है हमें कन्वे होती है इस फॉर्मूला से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द टर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए, ये इसका डेफिनेशन है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सीधा। फिर कहता है गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपका। आपने बस करना ये है कि कोई भी फॉर्मूला जो है आप ये देख लीजिए कि एक कॉमन नंबर निकाल लीजिए जिससे ये आपका डिवाइड हो सके, मतलब सिंपलेस्ट नंबर होना चाहिए आपका। ठीक है, फर्दर डिवाइड ना हो वो किसी नंबर से। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये देखो C6H6 है ना। आप देख सकते हो ये दोनों को 6 से डिवाइड किया जा सकता है, इससे छोटा मतलब इसका कोई नंबर रह नहीं सकेगा। तो इसलिए ये जो C और H आपका जो रह गया है, अगर मैं इसके नंबर को 6 से डिवाइड कर दूं तो ये CH रह गया। तो ये जो CH आप देख रहे हो, ये जो सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अगर मैं बी पार्ट की बात करता हूँ तो ये है C6H8O3। अब इस केस में ऐसा कोई भी कॉमन आपको नंबर मिल रहा है जिससे मैं सबको डिवाइड कर सकता हूँ, तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता है मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 8 को थोड़ा ना आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन नहीं सकता, यही इसका आंसर है। सी पार्ट की बात करते हैं तो C2H2। अब इन ये दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, इसलिए यहाँ पे जो CH है ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। डी पार्ट की बात करें तो देखो CH3COOH। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं। ये कुछ ऐसा बनता है कि C2 ये बन गया H4O2। अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन मेरे 2 हैं। अब इन सबको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो बनेगा CH2O। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया इसका। तो इस तरीके से आप अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला को बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4.5H2O। और यार ये ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए कैसे करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, जो भी हमें फॉर्मूला दिया जाए पहले तो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर ले। कैसे फाइंड करेंगे, देखो CuSO4.5H2O है तो Cu कॉपर, तो कॉपर का देखो मैंने मास ले लिया। फिर सल्फर, सल्फर का 32 है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, तो इसलिए 4 × ऑक्सीजन के मास को किया हुआ, प्लस 5 टाइम मेरे पास पानी है तो 5 ×
2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 प्लस ऑक्सीजन 16 है तो 16, इन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आया 250। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला आपको दिया जाए उस फॉर्मूले का आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को आपने कैलकुलेट करना है। ये स्टेप नंबर 1 आपका होता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उसने आपको बोला है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने कैलकुलेट करनी है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है, आपने क्या करना है, वाटर का जो वेट है आपके पास, देखिए वाटर का जो वेट है आपका, ठीक है, ठीक है, हाँ वाटर का जो वेट है, वाटर कितना वेट है आपका, इसमें कितना प्रेजेंट है पहले वो देखिए आप। तो इसमें जो पानी कितना वेट है वो है 5H2O, तो 5 इंटू H2O कितना आया था 18। अब देख सकते हो यहाँ पे किया हुआ मैंने ऑलरेडी, तो क्या आंसर आया था उसका 90, तो ये 90 आया होगा। तो वाटर के वेट को डिवाइड करना होता है टोटल रिलेटिव मोलिकुलर मास जो क्रिस्टल का है जो कि 250 है, और इंटू 100 करना होता, तो वही किया है 90 बाई 250 इंटू 100 किया हुआ, आंसर आ गया 36%। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। आपके सामने वैसे किया ही हुआ, देखो किसी के भी परसेंटेज निकालने का ना यार एक ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना हो, तो पहले तो ये देखिए वो एलिमेंट मतलब कितने एटम प्रेजेंट है उसके, जैसे आप देख सकते हो फॉस्फोरस के दो दो प्रेजेंट है, तो मतलब मैं 2 इंटू फॉस्फोरस का जो मास है ना 31 होता है, तो 2 इंटू 31 तो मैं पहले करूंगा ही करूंगा, 31 पहले ये करूंगा, खत्म हो गया। उसके बाद इस पूरे का जो वेट होता है उससे डिवाइड करना होता है, जो कि 234 है आपका, जो मैं फाइंड कर चुका हूं। ठीक है, फिर इंटू जो 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना इंटू 100 करना होता है, तो आपके पास 26.5% आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। अगर वही फॉस्फोरस मान लो कैल्शियम फॉस्फेट पे आप निकालना चाहते हो, तो इसमें भी फॉस्फोरस 2 ही है, बट कैल्शियम फॉस्फेट का जब आप टोटल मास निकालेंगे तो 310 आएगा, तो इसलिए 2 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 100 करेंगे, 20% आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, जो आपने यहाँ पे निकालना है। इसमें यार करना क्या है, आपने सबका फाइंड करना था इंडिविजुअली। देखिए अगर मैं पोटेशियम क्लोरेट की बात करता हूं तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का जो मास नंबर होता है वो 39 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमने क्या किया 39 प्लस 35.5, ठीक है, प्लस यहाँ पे 16 इंटू 3 कर दूंगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122.5 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से मोलिकुलर मास आ गया। अब मान लीजिए मुझे परसेंटेज पहले पोटेशियम के निकालने, तो पोटेशियम कितना प्रेजेंट है एक ही, तो मैंने 39 को डिवाइड कर दिया इसके पूरे मास के साथ जो कि 122.5 था, इनटू मुझे बेटा 100 करना है और उससे मेरा आंसर आ जाएगा 31.8। उसी तरह मैंने क्लोरीन का निकाला, ऑक्सीजन के टाइम पे 3 ऑक्सीजन थे इसलिए 3 इंटू 16 किया गया है, डिवाइड में ये करके इंटू मतलब फिर 100 करके परसेंटेज में फाइंड आउट किया हुआ है। याद रखें इन सबके अंदर इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 जरूर करना है, तभी परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, याद रखें प्लीज जो भी ये करना है इंटू 100 जरूर कर देना। ठीक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और ये काफी हद तक इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ना मैंने प्रॉपर टेबल आपके लिए बना के रखा है, ढंग से सीखना है तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले देखो क्या क्या लिखा होना चाहिए टेबल में। पहले तो आपका जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप जो उसकी एटॉमिक रेशियो है वो फाइंड नहीं कर सकते, फिर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आप फाइंड कर पाएंगे, तो ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, आप कैसे करेंगे। एलिमेंट आपने लिख लिए, कौन क्या क्या है, लेड है मेरे पास, नाइट्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है, ये सब पता होना चाहिए पहले आपको। उसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज 62.5,
8.5, 29%, ये सब आपको दिया हुआ है। लेड का जो हमारे पास एटॉमिक मास है 207 है। वैसे तो देखो आपके स्कूल वाले ज़्यादातर आपको एटॉमिक मास दे देते हैं, कुछ जो यूजुअल वाले जो होते हैं हमें पता ही होते हैं वो नहीं शायद देंगे, लेकिन जैसे लेड होगा इनका नहीं पता होता तो वो आपको दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं इनका। तो 207 जो है एटॉमिक मास है उसका। नाइट्रोजन का जैसे नहीं देंगे, हमें पता ही है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो वो क्यों देंगे आपको। तो ये रीज़न है बस, ठीक है। तो ये आ गया 14, ये आ गया आपका 16। तो ये मेन चीज है, बस आप इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद है और उसका नेक्स्ट स्टेप याद है, फिर आप आंसर निकाल लेते हो। मेन ये चीज है, और आगे वाले न्यूमेरिकल में भी यही सब चलता रहेगा बार बार। तो करना क्या है, एटॉमिक रेशियो फाइंड कैसे की जाती है कि जो परसेंटेज आपको दी गई है उससे इसके एटॉमिक नंबर मास को आपने डिवाइड करना है। जैसे 62.5 है, डिवाइड बाय 207 कर दोगे, ठीक है। 8.5 है, डिवाइडेड बाय 14 कर दोगे। 29 है, डिवाइडेड बाय आप 16 कर दोगे। तो ये करना होता है आपने एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए। ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज जरूर ध्यान से कर लेना। उसके बाद ये देखो कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है सबसे छोटा नंबर है। इस छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड करना होता है ताकि सिंपलेस्ट रेशियो मेरे को मिल सके। अगर फिर भी अगर आपका आंसर कोई डेसिमल डेसिमल में आ रहा है, देन हम उसको फर्दर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सो दैट कि मेरे पास और सिंपलेस्ट, मतलब हम चाहते नहीं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो डेसिमल्स में आए, कहने का मतलब ये होता है। तो बस आप इसको एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, आपका जो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा लेड मेरा एक ही है, नाइट्रोजन मेरे 2 हैं, ऑक्सीजन मेरा 6 है। तो बेटा फाइनली ये जो है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार होता है, दैट इज लेड नाइट्रेट का। तो देख सकते हो कि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, तो ये मेरा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए अब हमें बात करनी है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8 की। कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर विच contain 80% ऑफ प्योर फेरिक ऑक्साइड। अच्छा देखिए हमें ना एक आयरन ओर दिया हुआ है, उस आयरन ओर में सिर्फ 80% प्योर फेरिक ऑक्साइड है, सिर्फ 80% प्योर फेरिक ऑक्साइड है। तो पहले ना एक्चुअली में मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि उस 80% प्योर फेरिक ऑक्साइड में आयरन कितना प्रेजेंट है। पहले मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, उसके हिसाब से बेटा हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये आपको मैं दिखा दूं बेटा कि फॉर्मूला क्या है। फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, आयरन का जो मास है 56, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। पूरा मोलिकुलर मास अगर मैं दिखाता हूं तो बेटा ये 160 ग्राम हमारा होता है। पहले तो मैंने ये चेक करना कि भाई कितना आयरन प्रेजेंट है मेरा 80% फेरिक ऑक्साइड के साथ। तो देखिए बेटा अगर आप देखिए Fe2O3 के हिसाब से चले तो इस दो आयरन के जो एटम है प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए दो को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 56 के साथ तो मुझे 112 मिल जाएगा, ठीक है। तो 112 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 160 मेरा, उसका 80%, क्योंकि 80% ही प्योर है ना, बाकी तो प्योर है ही नहीं है। तो वो हो जाएगा मेरे पास दैट इज 56 ग्राम, ठीक है 56 ग्राम। तो ये मुझे क्या बता रहा है, 80% प्योर फेरिक फेरिक ऑक्साइड के अंदर 56 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अगर मैं प्योर फेरिक ऑक्साइड, मतलब सॉरी, इसका मतलब है 100 ग्राम अगर मैं आयरन ओर ले लेता हूं, आयरन ओर ले लेता हूं, तो उसमें सिर्फ 56 ग्राम मुझे क्या मिलता है, आयरन मिलता है। तो 1 ग्राम अगर आयरन ओर लूंगा तो 56 अपॉन 100 मेरे को क्या मिल जाएगा, आयरन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 kg बोले, 10 kg का मतलब क्या होता है, ये 10,000 ग्राम। तो दैट वुड बी गिव मी 56 अपॉन 100 इंटू 10,000। तो आप सॉल्व करेंगे तो 5.6 kg जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बस बहुत सिंपल था, आपने यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व करना था, एंड आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। कहता है इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड इज CH, ठीक है, एंड देयर वेपर डेंसिटी आर 13 एंड आपको याद है मोलिकुलर मास जो है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। तो आज हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपको वो याद है तभी आप ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करना। देखिए आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या,
कि ये जो सी एच है आपका, प्लीज अंडरस्टैंड, सी का जो नंबर मास है वो 12 होता है और एच का क्या है, 1 होता है। इनको ऐड कर दो तो इंपिरिकल मास जो है वो आपका बन चुका है 13। इंपिरिकल मास आपका बन चुका है 13। वेपर डेंसिटी है आपकी 13 की, वेपर डेंसिटी है 13 की आपकी, ठीक है। और दूसरा है 39। तो जो मोलिकुलर मास है आपका, मोलिकुलर वेट है, वो पता कितना होगा, मोलिकुलर वेट होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी एक्चुअली में। तो वो हो जाएगा 2 × 13, तो ये हो गया 26 आपका, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने ही है ना इसके अंदर, एन जिसको फाइंड करना होता है, तो वो होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट, वेट। तो मोलिकुलर वेट तो हमने 26 निकाल ही लिया, इंपिरिकल वेट 13 है, तो 2 आ गया, ठीक है। तो एक हो जाएगा फॉर्मूला आपका, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा सी, जो भी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था उसके नीचे एन लगा दिया था, मतलब ये हो जाएगा सी एच नीचे 2, तो आ गया C2H2। एक फॉर्मूला तो ये है बेटा, मतलब एक पार्ट ये आ गया। दूसरे में है 39, ये पहले पार्ट का है। दूसरा मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए, मोलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो 2 × वेपर डेंसिटी करनी पड़ेगी फिर से मेरे को, तो वो 2 × 39 लूंगा पहले मैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बेटा 9 दूनी 18, एक कैरी 6 1 7, 78, ये 78 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर एन निकालूंगा तो 78 डिवाइड बाय 13, तो 6 3 18 होते हैं, 6 से जाएगा बेटा ये। तो उसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ तो ये आएगा CHN, मतलब CH6 C6H6, तो दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा। अच्छा, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, चलो आपको नहीं समझ में आया तो ये देखिए, मैंने प्रॉपरली आपके लिए यहाँ पे करके रखा हुआ है, डोंट वरी। देखिए क्या है ना, मोलिकुलर जो मास होता है वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। अब मैंने ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी किया, 26 ग्राम मेरे पास आ गया, और एम्पिरिकल मास मुझे पता ही है 13 ग्राम है। एन मुझे फाइंड करना होता है, जो कि मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है, डिवाइड किया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला 2 × एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 × नहीं होता, बेसिकली n × एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 2 में आ चुकी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा CH था, इसलिए C2H2 मेरे पास फाइनली आंसर बन गया। सिमिलरली हमें यहाँ पे 39 दिया हुआ था, अब ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी करने की वजह से वहां पे 78 फिर से आया, मैंने फिर से एन को फाइंड किया, आंसर 6 आ गया, और मैंने फिर से आपको बता दिया कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो किस तरह से यहाँ पे C6H6 मेरा बन गया, ठीक है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगा आपको समझाने के लिए, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने CH बताया, तो ये आपका 12 है, ये आपका 1 है। मैंने इसका पहले मास निकाल लिया, मैंने कहा कि यार मोलिकुलर वेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर, मैंने ये सबसे पहले निकाला फर्स्ट पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा। तो ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी है, 2 × 13 किया 26 आ गया। फिर मैंने कहा मुझे एन फाइंड करना है, एन होता है बेटा आपका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट, 26 डिवाइड बाय 13, क्योंकि मैं 13 निकाल चुका था, 2 आ गया। और अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो होता है CH, एन नीचे लगा देते हैं, तो CH2 C2H2 ये बन गया हमारे पास, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए जब मोलिकुलर वेट निकाला फिर से 2 × वेपर डेंसिटी, तो 78 आ गया मेरे पास। फिर एन निकालने के लिए मैंने उसको फिर से 13 से डिवाइड किया, 6 आ गया, और फाइनली मोलिकुलर फॉर्मूला फिर से आपका ये आ गया। तो ये ईजी है यार, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, okay, so find the miracle formula for a compound containing 17.64% of hydrogen and 82.35% of nitrogen, 2018 में आया हुआ है यार, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो परसेंटेज आपको यहाँ पे दी हुई है। इनके एटॉमिक मासेस पता है, 17.64 को 1 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर 82.35 को 14 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया। इन दोनों में से छोटा है 5.87, दोनों को 5.87 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 1 आएगा, तो फाइनली -3 आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। यार ये अब कर चुके हैं, अब आपको आता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कर सकते हो,
11 number. On analysis, substance was found to contain, that is C 54.54 H and oxygen. The vapor density of the substance is 44. So calculate the empirical formula and the molecular formula. Vapor density पता तो यार ये आराम से हो जाता है, क्योंकि twice of vapor density अगर मैं कर देता हूँ तो molecular weight मुझे मिल जाता है, और molecular weight अगर मुझे पता हो तो empirical formula ये सब चीज़ें कोई बड़ी मायने नहीं रखती है, आराम से आ जाती है। तो लेकिन पहले काम करते हैं, पहले अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने निकाला यहाँ से। कैसे? एलिमेंट दिए थे, परसेंटेज दिए थे, एटॉमिक वेट मुझे पता थे, मुझे पता कि परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते तो रेशियोज तैयार होती है। सबसे छोटे वाले नंबर से, जैसे 2.27 से इन तीनों को डिवाइड करना है तो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाती है, उन रेशियो से उनके फॉर्मूले को तैयार किया जाता है। अब मुझे सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसी वेट से और वेपर डेंसिटी से मैं आराम से अपने एन को फाइंड करके अपना मोलिकुलर फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने पहले भी करके दिखाया है, मैं फिर से करके दिखा देता हूं, देखिए कैसे करेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास है, मास कैसे कैलकुलेट किया, 2 इंटू 12, मैं करके दिखा दूं, लो भाई इतना टेंशन लिया करो। तो 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 करके देख लीजिए, ये आ गया आपके पास, दैट इज 24 प्लस 4 प्लस 16, 20 प्लस 24 बन गया 44 ग्राम, वही लिखा हुआ है 44, ठीक है। और वेपर डेंसिटी 44 ही दिया हुआ है आपको, तो मोलिकुलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है, तो 88। एन क्या होता है, एन होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। तो जब हम 88 को 44 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है जी, इंपिरिकल फॉर्मूला, और ब्रैकेट के बाहर n, याद रखें इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इंपिरिकल फॉर्मूला, बाहर ब्रैकेट में नीचे क्या आएगा, n हमारा 2 आया है, इसलिए ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी देखो डिटेल में अच्छे से आपको मैंने बताया हुआ, भूलना नहीं है यार, अब भूल जाओगे फिर हम क्या कर सकते हैं, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस की हुई है हमने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 12th की बात करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा ये अनऑर्गेनिक कंपाउंड हुज वेपर डेंसिटी, फिर वेपर डेंसिटी, ये देखो यार वेपर डेंसिटी दी हुई है, एम्पिरिकल फॉर्म में निकल जाएगा, उससे एम्पिरिकल वेट निकाल लूंगा। एम्पिरिकल वेट आया नहीं कि वेपर डेंसिटी से मोलिकुलर जो हमारे पास है वेट आ जाएगा, उससे एन निकाल के मोलिकुलर में फॉर्मूला आराम से निकाल सकता हूं। चलिए पहले मैं आप बताता हूँ, रिमेनिंग कार्बन, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दी हुई है, रिमेनिंग कार्बन है, 100 से माइनस करके फाइंड कर सकता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मैंने आपके सामने किया, एटॉमिक मैंने मास लिखा हुआ है, परसेंटेज निकाल ली हुई है, सेम यार सेम, सबसे छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड कर दिया, 112, ये मुझे मिल चुका है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे इंपिरिकल मास, 12 प्लस 1 प्लस 16 दूनी 32, बेसिकली 12 प्लस 1 प्लस 32, ये आ गया 13 प्लस 32, कितना आ गया भाई, 3 1 4 5 45, ठीक है। देखो 45 आया हुआ ना, और 45 ही आपका क्या है, वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर मास क्या होता है, वेपर डेंसिटी का डबल, तो कि 90 आ गया आपके पास, आ गया ना 90। एन क्या होता है, एन होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल मास, तो 90 डिवाइड बाय इंपिरिकल मास है 45, डिवाइड किया 2 आ गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला, बैग नीचे आ जाएगा एन, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या था भाई मेरा, CHO2, ठीक है, क्या था, वो था CHO2, पीछे पैरों में क्या आएगा 2, क्योंकि N2 आ चुका है, तो लो जी भाई C2H2O4 डन। अरे यार इजी है, अब आप आराम से न्यूमेरिकल कर लोगे, पेपर में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। 30 नंबर, भाई कुछ भी दे दो, अब हम कर लेंगे कुछ भी। अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन, सब वैल्यू दी हुई यार, इंपिरिकल फॉर्मूला यार यही चली जा रहा है बस। अब आपका इसमें बस ये है कि इस बार इन्होंने मोलर मास दिया होगा, और मोलर मास को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको भी 1 मिनट में पता लग जाएगा, ये भी मुश्किल नहीं होता। देखिए सबसे पहले सारा कुछ एग्जैक्टली वही सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, सिंपल रेशो करके अपना इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना, इंपिरिकल फॉर्मूला निकालकर उसके बाद उसका इंपिरिकल मास भी निकाल लेना, मोलिकुलर मास भी आपके पास है, ठीक है। ये जो मोलर मास है ना, मोलर मास और मोलिकुलर मास का एक ही मतलब होता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी से पहले मोलिकुलर मास निकालते थे, अब निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से दिया हुआ है बस। उसके बाद कुछ भी नहीं करना था, आपको एन सीधा फाइंड करना था, जो कि हमारे पास मोलर मास या मोलिकुलर मास होता है, डिवाइड बाय इंपिरिकल मास हमारे पास है।
सो हमें 98.96 डिवाइड बाय 49.5 करना था, जो कि हमारे पास 2 आता है। बाकी जो फॉर्मूला आया था उसके पैरों में n आना था, n यहाँ पे 2 है, डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यार कर चुके हैं, वी नो हाउ टू डू दिस, राइट। चलिए, तो दैट्स इट। आई थिंक 13 न्यूमेरिकल हमारे जो है वो पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5C के जो फर्स्ट 13 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन या ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।